हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1 से लेकर के 67 नंबर के ये प्लान चलाते थे, जिसमें कि 27 नंबर तक के प्लान ये 2002 तक में बंद कर चुके थे। ये 10 से 27 नंबर के प्लान शायद ये 1997 में इन्होंने बंद कर दिए थे। उसी समय पता नहीं कैसे कि भाई 1 से 9 तक चल गए, वो 10 से 27 पहले ही उन्होंने बंद कर दिए। बाकी प्लान 2002 में बंद कर दिया, यानी 2003 से मान लीजिए, ये 2003 नहीं सॉरी, अक्टूबर 2002 से नई PACL की शुरुआत हुई 28 नंबर प्लान से। तो चलिए इसके आगे देखते हैं सेबी क्या बोल रही है। एक एक पॉइंट बारीकी से पकड़ा है सेबी ने, जिसमें हम सेबी को गलत कहें तो ये कहीं ना कहीं, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि भाई लेट हो रहा है पेमेंट में, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसने PACL के साथ कुछ गलत किया? कैसे सेबी मुर्दाबाद बोल सकते हैं? क्योंकि सेबी ने तो एक एक पॉइंट बारीकी से समझाया है। अगर ये उस समय हमको किसी और ने समझाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती शायद। चलिए फिर भी देख लेते हैं आगे क्या बोल रही है सेबी। अब देखिए, इसमें बस बोल रही है कि सारी स्कीमें जो हैं, स्कीम के अंदर काम वही है, उसका कुछ अलग नहीं है। बस अलग अलग स्कीम में थोड़ा सा टेन्योर का फ़र्क है, यानी कि आप कितने वर्ष के लिए वहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं अपना, वो समय सीमा कहीं कहीं अलग है। अलग अलग स्कीम में अलग अलग समय सीमा है, अलग अलग प्लॉट की साइज़ है, अलग अलग स्क्वायर फुट की ज़मीन आपको मिलेगी, अलग अलग उसके रिटर्न मिलेंगे। किसी में कुछ प्रतिशत, किसी में कुछ प्रतिशत ब्याज की दर जोड़ी गई है। यानी कि स्कीमों में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी सब में वही चीज़ है। कहीं पे कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि भाई इस वाली स्कीम के अंतर्गत हम आपको 2 BHK बना के देंगे, इस वाली स्कीम के अंतर्गत हम आपको डुप्लेक्स बना के देंगे, इसके अंतर्गत हम आपको चावल की खेती करके देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, देगी वो खाली प्लॉट ही। बस समय का फ़र्क है, प्लॉट की साइज़ का फ़र्क है, और जो वो रिटर्न देगी, जो ब्याज देगी, उसका फ़र्क है। इसके अलावा ये बोल रही है कि जो 1 से 27 तक के प्लान थे, यानी जो इन लोगों ने 2002 तक में बंद कर दिए थे, उसमें ये क्या था, एक्सीडेंटल बेनिफिट देते थे। यानी कि जिसका ग्राहक है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उस समय कुछ बेनिफिट जोड़ के यहाँ से मिलेगा, कुछ पहले मिल जाएगा, कुछ बाद में मिलेगा, यानी ऐसी टाइप की कुछ उसकी स्कीम थी। और कुछ बायबैक ऑप्शन रहता था कस्टमर के बाद, यानी कि आपने जो स्कीम पसंद कर ली कि हाँ मेरे को ऐसा चाहिए, इसके अलावा कुछ ऑप्शन में भी दे देते थे कि कभी आपका इरादा बदल गया कि मेरे को ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। तो ये सारी स्कीमें जो थी 2002 में PACL ने हटा दी थी, जिसमें से कि इस कोड नंबर 10 से 27 तक, इसमें जो थी सिंगल इंस्टॉलमेंट रेगुलर इनकम स्कीम, मतलब एक प्रकार से CDPP खाते मान लीजिए आप। यानी सॉरी साथियों, CDPP नहीं, इसका कहने का मतलब था कि मतलब आपने एक बार एक किश्त में पैसा जमा कर दिया वहाँ पर, वहाँ से जो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी पैसा मिलता है, जैसे मैच्योरिटी का पैसा इकट्ठा दे देते हैं ना, तो इस स्कीम के अंतर्गत इकट्ठा पैसा नहीं देंगे, मिलेगा आपको किश्तों में, आपको देना एक साथ है, मिलेगा किश्तों में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन लोगों ने दिया हुआ है कि ये आपने 5,000 रुपये लगाए, ये टेबल B है, और सिंगल इंस्टॉलमेंट रेगुलर इनकम स्कीम नंबर 11 में वो समझा रहा है। सबसे पहले है कि लैंड यूनिट साइज इन स्क्वायर यार्ड्स, यानी 150 स्क्वायर यार्ड ज़मीन की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके लिए आपने निवेश किया हुआ है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में अब आपने यहाँ पर जमा कर दिया रेगुलर रिटर्न्स आफ्टर। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? पहले साल कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल ये बोल रहे हैं आपको 715 रुपये देंगे, तीसरे साल फिर 715 देंगे, चौथे साल सिर्फ फिर 715, पाँचवें साल फिर 715, और छठवें साल ये 715 रुपये। तो ये इस हिसाब से इन्होंने आपको लगभग 3500 कुछ रुपए दिया। इसके बाद वाले अमाउंट आपको इकट्ठा दे देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल अंडर बाय बैक ऑप्शन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यदि बाय बैक ऑप्शन कुछ इसका प्लान था, अगर वो आप करेंगे तो 7,000 रुपये, और अगर एग्रीगेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, और अगर कोई अलग से आपने ये बाई बैक ऑप्शन नहीं माना, आपने जैसे नॉर्मल उनका है वैसे ही किया, तो 10,575 रुपये आपको मिलते। इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट अलग है, ये 7,500 रुपये। कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ इनकी नियम रहते होंगे, अगर वो कुछ होता है तो उसमें ये 7,500 आपका अलग लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरी स्कीम, मतलब दूसरा उदाहरण इसी स्कीम के अंतर्गत कि 300, जस्ट डबल ऊपर वाले का, ऊपर 150 था स्क्वायर और नीचे 300 स्क्वायर यार्ड, और अमाउंट हो गया 10,000। फिर यहाँ पे 715 की जगह आपको 6 किश्तों में 1,430, 7,000 की जगह यहाँ 14,000, इसमें बाय बैक ऑप्शन में
और ये 21,150 ऊपर वाले का जस्ट दुगना, और ये 7500 का यहाँ पर 15,000। तो ये इस प्रकार से इसने उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं। तो अब जैसा कि इससे क्या होता है, पीएसीएल की बात का खंडन हो जाता है। पीएसीएल तो भाई बोल रही है हम पैसा लेते हैं और प्लॉट देते हैं, पैसा कभी हमने दिया ही नहीं किसी ग्राहक को, हम हमेशा प्लॉट देते हैं। तो इससे जो है पीएसीएल की बात गलत साबित होती है। तो सेबी ने उससे प्रश्न किया होगा। तो अब पीएसीएल ने क्या जवाब दिया सेबी को? 26 जुलाई 2013 को पीएसीएल ने कहा कि हम ये रेगुलर रिटर्न नहीं देते हैं। 10 से 27 नंबर तक की स्कीम हम बंद कर चुके हैं क्योंकि इससे हमको दिक्कत हो रही थी। यानी कि हम प्लॉट ही देते हैं, फिर लोग पैसा मांगने लग जा रहे थे, तो इसलिए हमने इस स्कीम को बंद कर दिया। मतलब यहाँ से पीएसीएल ने पूरे तरीके से बचने की कोशिश की है, जिसमें इसका पूरे तरीके से साथ किसने दिया है? दानगढ़ ने दिया है साथ, सुनंदा कदम ने दिया है, आर रावत ने दिया है, गंजगड़ी गर्ग ने दिया है इसका साथ, सीबी यादव ने दिया पीएसीएल का साथ इस पूरे बचाव में। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो इसमें जो है ये कह रहा है, सेबी कह रही है कि इस हिसाब से हमने ऐसा पाया कि पीएसीएल अपने ग्राहकों को स्कीम क्रमांक 10 से 27 में, 10 नंबर से लेकर 27 नंबर की स्कीमों में पीएसीएल एक समय पर अपने ग्राहकों को ऐसा ऑप्शन देती थी कि भाई आप पैसे दिए यहाँ पे अपनी कंपनी में और आपको प्लॉट लेना है। यदि आप प्लॉट लेने में इच्छुक नहीं हैं तो आप इस स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं, यानी पैसे के बदले में अपना पैसा ले सकते हैं। जैसा कि एक बार हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ऐसा ऑर्डर भी दिया था। और पीएसीएल का कहना है 26 जुलाई 2013 को पीएसीएल ने ऐसा लिख के दिया था सेबी को कि इस कारण से बहुत से कस्टमर जो थे विड्रॉ कर देते थे स्कीम से और कहते थे कि हमको हमारा पैसा वापस करिए। तो इसी कारण से पीएसीएल ने 13 दिसंबर 1999, यानी कि सेबी का पत्राचार तो उस समय से ही चालू हो गया था ना पीएसीएल के साथ। वो तो मैटर पहुंचते पहुंचते ये 2014 में ऐसा हो गया, नहीं तो पत्राचार बहुत पहले से चल रहा था। तो 1999 को पीएसीएल ने सेबी को बताया था कि हमारे 1941 ग्राहकों में से 8 ग्राहकों ने स्कीम से जो है विड्रॉ कर दिया, यानी कि उनको जो है पैसा चाहिए, उनको ज़मीन नहीं चाहिए, तो उन 8 ग्राहकों को हमने उनका पैसा रिटर्न किया। और इस हिसाब से जो भी पीएसीएल के ये 2 लेटर मिले, यानी एक 1999 वाला और एक 2013 वाला, दोनों ही एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। यानी 1999 में बोल रही है कि 1941 ग्राहकों में से सिर्फ 8 ग्राहकों ने बोला कि भाई हमको पैसा चाहिए, हमको प्लॉट नहीं चाहिए। और 2013 वाले में, जबकि स्कीम 2002 में इसने बंद कर दी, 2013 में वो बोल रही है कि हमको बहुत ग्राहक बोलते थे, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स, यानी कि लगभग 95% ग्राहक हमारे ऐसे थे जो हमसे प्लॉट नहीं लेते थे, बोलते थे कि हमको पैसा चाहिए। यानी ये दोनों ही लेटरों में इसने ये पकड़ ली इसकी बात सेबी ने। तो इसमें जो है अब आगे और बता रही है, एक तो ऊपर की ये 2 चीज़ें इसने पकड़ ली। एक बार उसने बोला कि बहुत सारे ग्राहक ऐसा बोलते थे, दूसरे लेटर में बोल रही है कि लगभग 2000 ग्राहकों में सिर्फ 8 लोग बोलते थे, तो ये बहुत सारे नहीं होते हैं। और इसके आगे ये सर्कुलर नंबर 83/97 और ये डेट है इसकी नवंबर 22, 1997। इस दिन पीएसीएल ने ये लिखा था बाकायदा अपने सर्कुलर में। यानी जब भी कोई कंपनी बनती है तो जो कुछ चेंज करती है ना, तो सब लिखित में चेंज करती है। बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं सामने, चेंज करते हैं, लिखते हैं कागज़ में, उसमें सील मोहर लगाते हैं, रजिस्ट्रार के साइन कराते हैं, ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसके अंतर्गत इसने क्या किया था, इन व्यू ऑफ सम प्रोपोज्ड रेगुलेशन स्कीम नंबर 10 to 27 वर विड्रॉन, यानी कि कुछ रेगुलेशन में दिक्कत के कारण हम 10 से लेकर 27 स्कीम नंबर को ख़त्म करते हैं 15 दिसंबर 1997 से। यानी 10 से लेकर 27 नंबर की स्कीमें तो 15 दिसंबर 1997 को ही बंद हो गई थी, बाकी जो और ऊपर वाली 1 से 9 तक की हैं वो 2002 में बंद हुई थी। तो ये इस प्रकार से बंद कर दी गई थी। इसमें अब आगे क्या बोल रही है सेबी कि अगर अब हम याद करें कि भारत सरकार ने 18 नवंबर 1997 को ही एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचना दी थी पूरे भारत को कि जो भी स्कीमें अब चलेंगी, अगर वो स्कीम एग्रो बॉन्ड से संबंधित है, प्लांटेशन बॉन्ड आदि से संबंधित है, यानी खेतीबाड़ी हुई एक प्रकार से, तो ऐसी स्कीमें बाकायदा सेबी एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस्ड होनी चाहिए। यानी अब ये इसका पूरा देखभाल जो है सेबी को सौंपी गई, सेबी एक्ट बनाया गया पहले तो, कि सेबी एक्ट के अंतर्गत ये सारी स्कीमें आएंगी।
और उसने फिर सेबी को निर्देश भी दिया कि सेबी एक्ट के अंतर्गत आप ऐसी स्कीमों को चलाने की नियम व शर्तें जारी कर दें कि किसको किस प्रकार से आपके यहाँ लाइसेंस लेना है, कैसे आप इसको पूरा चलाएंगे, किस प्रकार से इन स्कीमों में किसी का घाटा ना हो या फ्रॉड ना हो, इससे बचाव कैसे होगा। तो इस प्रकार से पूरी एक गाइडलाइन जारी करिए। भारत सरकार ने ऐसा 1997 में ही कह दिया था, यानी नवंबर में ऐसा भारत सरकार ने सेबी को ऑर्डर दिया और इन लोगों ने लगभग दिसंबर में वो अपनी पुरानी स्कीमें बंद कर दी। इसी संबंध में सेबी ने भी 26 नवंबर 1997 को अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और सबको जानकारी दी कि जो CIS की गाइडलाइन है वो अभी तैयार हो रही हैं, जैसे ही तैयार होंगी वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। यहाँ पर इतना इन्होंने कहा। ये हो गया हमारा 44 पेज नंबर कंप्लीट। इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या सेबी ने पॉइंट पकड़े PACL के, जिसमें एक निवेशक का दल भी वहाँ कुछ नहीं बोल पाया। कम से कम सच ही बोल देता, झूठ ना बोलता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला आखिर सेबी ने। और तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।